In question number 41, you have to prepare cash flow statement on the basis of the information given in balance sheet of Libra Limited as at 31st March 2021. So सबसे पहले फॉर्मेट में we will write in the books of Libra Limited cash flow statement for the year ended. Here the year is ending on 31st March 2021. We also have to write as per revised AS3, we are preparing this cash flow statement, right? जब भी बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन करना है, ट्राई कि आप पहले पूरा फॉर्मेट अपने पास ड्रॉ कर लो. फर्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम इज डिटेल्स, थर्ड कॉलम इज अमाउंट. अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, सबसे पहले हमारे पास आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट. इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट. वी विल डू आरटीडीएक्स, तो हम यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व को ऐड करेंगे. Then T stand for provision for tax, and this provision for tax is tax made, जो tax हम during the year create करते हैं. Then D stand for dividend. क्वेश्चन में हमारे पास डिविडेंड इंटरिम भी हो सकता है और क्वेश्चन में हमारे पास डिविडेंड प्रपोज्ड भी हो सकता है. एंड इफ इट इज प्रपोज्ड डिविडेंड, इट हैज टू बी टेकन फॉर ओनली प्रीवियस ईयर. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऑल्दो प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है. जब हम आरटीडीएक्स कर देंगे, देन व्हाट वी विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. सबसे पहले हमने अपना टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ही एडजस्ट किया है और हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. तो सबसे पहला स्टेप ही क्या है, हमने क्या निकाला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. नेक्स्ट एडजस्टमेंट बेटा जो हमारे पास आएगी, दैट विल बी एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. यहां आप चाहो तो 5-6 लाइन्स यू कैन लीव, एंड देन आफ्टर लीविंग लाइन्स, जब मैं सारी एडजस्टमेंट यहाँ फिल कर लूंगी एज पर माई क्वेश्चन, what will I get? I will get my net operating profit. This is my net operating cash profit, क्योंकि मैंने नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को भी एडजस्ट कर लिया है बिफोर वर्किंग कैपिटल. सो यू कैन सी द स्टेप्स. हमारे पास मेजर है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो हमारी मेजर हेडिंग ही है. सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. जैसे हमने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को एडजस्ट किया, वी गॉट आर कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट. और ये कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेटा हमारे पास आ रहा है बिफोर वर्किंग कैपिटल. यानी नेक्स्ट एडजस्टमेंट किसकी आएगी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास आएगी वर्किंग कैपिटल की. Again I will leave 5-6 lines
जिसमें मैं अपनी वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट कर सकूं. Once I have adjusted all my working capital items, what will I get? I will get cash generated from operating activities. अगर फॉर्मेट याद होगा तो कभी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं. नाउ व्हाट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट टैक्स पेड. ऊपर हमने टैक्स मेड लिया था, यहाँ हम टैक्स पेड लेंगे. एंड व्हाट वी विल गेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सिर्फ हेडिंग्स बेटा हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही है, बाकी दोनों हेड्स में एज सच हमारे पास कोई हेडिंग नहीं आएगी. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हेड आएगा वो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. राइट. अगेन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में we can leave 5-6 lines and then we can make our next head which is financing activities. Again financing activities में I will leave 5-6 line. अगर बाकी lines waste period doesn't matter, but आप स्पेशियस अपने फॉर्मेट को बनाएंगे सो दैट आपको कोई भी आइटम ऐसे ही कहीं एडजस्ट नहीं करनी पड़े जिससे ये दिखे कि यू हैव समवेयर यू नो डन ओवरराइटिंग और कटिंग इन योर फॉर्मेट. तो इट्स ऑलवेज सजेस्टेड टू लीव मोर लाइंस. जब आप इन तीनों हेड्स को एडजस्ट करोगे व्हाट यू विल गेट नेट बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. और जब हम इस अपने नेट बैलेंस में अपना ओपनिंग कैश का बैलेंस ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली यू विल सी कि जो बैलेंस आपको बैलेंस शीट में गिवन है कैश और कैश इक्विवेलेंट का वो आ जाएगा. The moment we will add this opening balance, we will automatically get our closing cash and cash equivalent. So अगर हमारा ये बैलेंस आ जाता है then our answer is correct. सब्जेक्ट टू के हमने कोई कंपनसेटिंग एरर नहीं कमिट किया हो, हमारा आंसर आ जाएगा. विद दिस आई एम रेडी विद माय फॉर्मेट. एक बार दोबारा से क्विक रिकैपिचुलेशन करते हैं जो फॉर्मेट ड्रॉ किया है. सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा जिसमें हम आर टी डी एक्स करेंगे. ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ जाएगा. इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से पहले वाले प्रॉफिट को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे इसमें हमें एडजस्ट करना है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को. इन्हें एडजस्ट करने के बाद हमारे पास आएगा, क्योंकि हमने नॉन कैश आइटम भी एडजस्ट करे तो दिस इज आवर कैश प्रॉफिट, और क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी एडजस्ट होगी तो हमारे पास अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा. वंस वी विल गेट दिस प्रॉफिट हमें वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करना है, और वर्किंग कैपिटल में हमारे पास क्या आता है, वर्किंग कैपिटल में हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट आएगा एसेट में. जब हम ये सारी एडजस्टमेंट्स कर लेंगे हमारे पास आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. जैसे ही हम इसमें से टैक्स पेड को माइनस करेंगे वी विल गेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो पहला फ्लो हमारे पास आया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, देन आवर नेक्स्ट हेड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड लास्ट हेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ये तो है क्वेश्चन का फॉर्मेट. अब हम इसमें प्लॉटिंग कैसे करेंगे. आप चाहो तो अपनी बैलेंस शीट, ये फॉर्मेट पूरा ड्रॉ करने के बाद अपनी बैलेंस शीट को बिल्कुल पहले हेड से पढ़ना शुरू करो. अगर आप सबसे पहला हेड पढ़ोगे अपनी बैलेंस शीट का क्वेश्चन नंबर 41 में आपको शेयर कैपिटल गिवन है एंड यू कैन सी दैट योर शेयर कैपिटल इज राइजिंग. पहले आपकी शेयर कैपिटल 6 लाख थी, नाउ इट इज कमिंग एट 8 लाख. दैट मीन्स हमने शेयर इशू किए हैं. शेयर्स और डिबेंचर्स का इशू कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा. तो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आई विल राइट इशू ऑफ शेयर कैपिटल. सी इशू ऑफ शेयर कैपिटल विल लीड्स टू इनफ्लो. जब आप शेयर इशू करोगे तो आपके पास कैश फ्लो आएगा, इसको ऐड करोगे एंड द अमाउंट दैट यू विल राइट इज 2 लाख व्हिच इज डिफरेंस ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर बैलेंस.
आप 8 लाख में से माइनस करेंगे 6 लाख के। लास्ट ईयर मेरे पास शेयर्स थे 6 लाख के और इस साल हो गए 8 लाख के। दैट मीन्स 2 लाख के शेयर्स मैंने इशू किए हैं। नेक्स्ट बेटा इसमें हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस के आगे हमें नोट नंबर गिवन है और जब हम नोट्स टू अकाउंट्स देखेंगे हमारे पास बैलेंस गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का, विच इज कमिंग 4 लाख फॉर करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में था 3 लाख। तो यानी ये बैलेंस हम कहाँ एडजस्ट करेंगे अपने पीएनएल में, यहाँ पर नेट प्रॉफिट में कि दिस ईयर वी आर हैविंग प्रॉफिट ऑफ 4 लाख, पिछले साल हमारा प्रॉफिट था 3 लाख, यानी हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया 1 लाख। राइट, आई एम टेकिंग एवरी आइटम फ्रॉम माई बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज नॉन करेंट लाइबिलिटीज और इसमें मुझे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है और कोई इंफॉर्मेशन यहाँ मेरे पास नहीं है, कोई नोट्स टू अकाउंट भी नहीं है, तो मैं इसको अपनी नॉर्मल फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानूंगी कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आई हैव टेकन एन अमाउंट बिकॉज आई हैव रीपेड द अमाउंट बिकॉज मेरा बैलेंस प्रीवियस ईयर में ज्यादा था और करेंट ईयर में ये बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। सो वी कैन से रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हम अपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का क्या कर रहे हैं, रीपेमेंट। आप अपने लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल और नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही आता है, क्योंकि दे बोथ आर वेज ऑफ रेजिंग फंड्स, दोनों ही फंड रेजिंग एक्टिविटीज है। हमारी करंट ईयर में जो बोरोइंग्स है वो 1 लाख की हो गई है और लास्ट ईयर हमारे पास थी 1,50,000 की। So we can see that there is repayment. This repayment will be shown with a bracket reflecting negative balance. 50,000 आ गया। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट आइटम देखोगे बेटा करंट लाइबिलिटीज गिवन है और आपको मैंने बताया था करंट लाइबिलिटी एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में आएगा। You can see that your current liability trade payables are falling. जब liability decrease होती है तो there is outflow of cash. So you can simply write decrease in trade payables. जब liability कम होगी तो कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। जब कैश का आउटफ्लो होगा then you will record it with a negative sign. पहले आपके पास बैलेंस था 48,000 का, now it is coming as 40,000. So we can see there is an outflow of cash. ये 8,000 रुपीज हम माइनस में दिखा देंगे। इसके बाद देखो बेटा हमने लाइबिलिटी साइड की सारी आइटम्स पुट कर दी हैं। वी विल कम टू एसेट साइड। एसेट साइड में हमें टेंजिबल एसेट्स गिवन है और टेंजिबल एसेट्स हमारी राइज हो रही हैं। नॉन करंट एसेट्स, ये भी अपने पास हमेशा बात याद रखना, नॉन करंट एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है। अगर शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग का पार्ट, आई थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन बिकॉज वी आर रेजिंग फंड। शेयर्स के इशू से भी हम फंड रेज कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म बोरोइंग से भी हम फंड रेज कर रहे हैं, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं। और जब हम फिक्स एसेट में डील करें दैट मींस वी आर समवेयर इन्वेस्टिंग इन देम, सो दे आर अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हमें यहाँ दिख रहा है कि हमारी जो टेंजिबल एसेट्स हैं दे आर इंक्रीजिंग, सो वी कैन सिंपली राइट देम एज परचेज। और ये परचेज क्या कर रहा है, आउटफ्लो ऑफ कैश कर रहा है। परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स और कितने का परचेज है, 8,50,000 का हमारा करंट बैलेंस है। प्रीवियस ईयर का बैलेंस था 2,60,000। तो यू कैन सी 5,60,000। सो कितने अमाउंट से हम बाय कर रहे हैं एसेट्स, वी आर बाइंग एसेट विद एन अमाउंट ऑफ 2,90,000 जो हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश है। इसी के साथ हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का भी परचेज गिवन है। रीजन, हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी राइज कर रही हैं, सो वी विल शो देम एज परचेजेस। अगेन इट विल बी आउटफ्लो ऑफ कैश। यू कैन सी बहुत सा स्पेस बच रहा है, डजंट मैटर, बट माय अकाउंट्स आर बीइंग मेड वेरी क्लियर, वेरी इजी फॉर एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड। तो आप भी अपने अकाउंट्स को बिल्कुल क्लियरली बनाएंगे। इट्स 2,32,000
माइनस 1,60,000। हमारे पास आउटफ्लो आ रहा है यहाँ पर 72,000 rupees. Now after this I am done with my liability side, non-current assets. करंट एसेट्स में मुझे करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, ये आप अपने पास हमेशा नोट याद रखेंगे. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, अगर क्वेश्चन साइलेंट है विद द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स विल बी ट्रीटेड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. हम इन्हें कैश और कैश इक्विवेलेंट्स ही मानेंगे. So this we can write as a note. आप अपना सीबीएसई का सिलेबस देखोगे, उसमें भी ये नोट गिवन है. You will write as a note, if question is silent about what all constitutes current investments, it will be treated as marketable securities, thus a part of कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. आप हमेशा करंट इन्वेस्टमेंट को कैश और कैश इक्विवेलेंट्स ही मानेंगे. अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है, आप इसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज मानेंगे. ओके, नाउ करंट इन्वेस्टमेंट्स को वी विल लीव. नाउ वी आर हैविंग इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज इज आवर करंट एसेट. इट विल कम अंडर द हेड वर्किंग कैपिटल. हम देख सकते हैं हमारी इन्वेंट्री फॉल हो रही है. When inventory is falling, that means we are somewhere selling our inventories. So this will lead to inflow of cash. So we will write decrease in inventories और हमारा डिक्रीज कितने का है. अब अमाउंट आ रहा है 76,000. प्रीवियस बैलेंस था बेटा हमारा 82,000. तो आर इन्वेंट्री इज फॉलिंग बाय 6,000. आउटफ्लो है, ब्रैकेट में शो करेंगे. सॉरी, इनफ्लो है, प्लस में शो करेंगे. इन्वेंट्री का कम होना मतलब कैश का आना. कैश का आना प्लस में आएगा. ट्रेड रिसीवेबल भी हमारे कम हो रहे हैं. दैट मीन्स somewhere we are realizing amount from our assets. अगेन हमारा नेक्स्ट आइटम जो है ट्रेड रिसीवेबल, वो भी फॉल कर रहा है. देयर इज डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, यानी जो आपके डेटर्स हैं या आपके बिल रिसीवेबल हैं, वो आपका जो भी ड्यू अमाउंट था उसको पे कर रहे हैं. प्रीवियस बैलेंस था 38,000, सॉरी प्रीवियस बैलेंस था 98,000. करेंट ईयर का बैलेंस है 32. करेंट ईयर का बैलेंस 38 फॉल कर रहा है. एंड व्हाट इज अमाउंट ऑफ फॉल? लास्ट ईयर था 92, इस ईयर है 38. सो वी कैन सी दैट आवर कैश इज बीइंग रियलाइज्ड. वी आर गेटिंग 54,000 इन कैश. रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं हमारे. लास्ट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. विद दिस वी आर डन विद आवर क्वेश्चन. हमारे पास ट्रांसफर ऑफ रिजर्व नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, डिविडेंड नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी नहीं है. एंड इफ वी सी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बुक, हमें ओपनिंग कैश बैलेंस के साथ करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, क्लोजिंग कैश बैलेंस के साथ भी करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है. ऑल द क्वेश्चन में हिंट में गिवन है. अगर हिंट नहीं भी गिवन है, हमें करंट इन्वेस्टमेंट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट लेना है. सो आवर रिजर्व्स आर 0, आवर प्रोविजन इज 0, डिविडेंड 0, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 0. अब जब मैं इसका टोटल करूंगी, आई गेट I'll get my net profit before tax and extraordinary item as 1 lakh. Now there is no adjustment of non-cash and non-operating activities. Doesn't matter, हमने head बना दिया है. The space we have left,
अगेन वी कैन जस्ट सिंपली राइट जीरो की कोई बैलेंस ही नहीं है. देन वी कैन कैलकुलेट आवर नेट प्रॉफिट बिफोर दिस वर्किंग कैपिटल. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा आ जाएगा. अगेन दिस बैलेंस विल बी 1 लाख ओनली. Then we have to adjust these current assets and current liabilities to calculate our net balance of cash generated. Tax paid again बेटा हमारे पास जीरो है. There is no tax paid during the year. Question में हमें कोई adjustment given नहीं है. Simply we can write in outer column कि हमारे पास कितना balance आ रहा है. Cash flow from operating activities. So this balance is coming as rupees 1,52,000. This I can write in my outer column as well. 1,52,000 after all adjustment. Then I will make adjustment of all my investing activities. Here also I can see there is outflow of cash. तो यहाँ मैं लिखूंगी cash used in investing activities. और कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इसका टोटल आएगा विच इज कमिंग 3,62,000. नेगेटिव बैलेंस है तो ब्रैकेट लगाएंगे. लास्ट वी हैव आवर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. हियर आई विल राइट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और ये बैलेंस बेटा मेरे पास आ रहा है प्लस के 1,50,000. अगेन आई एम राइटिंग दिस बैलेंस इन द आउटर कॉलम. अब मैंने अपने पास तीनों हेड्स की अपनी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. अगर आप 1,52,000 और 1,50,000 को ऐड करोगे योर बैलेंस इज 3,02,000. 3,02,000 माइनस 3,62,000 हमारा नेट कैश बैलेंस आ जाएगा माइनस के 60,000. नाउ आई विल ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस. ओपनिंग कैश बैलेंस है मेरे पास 2,04,000 और जैसे ही 2,04,000 में एडजस्ट करूंगी यू कैन सी you will get your closing cash and cash equivalent balance which is 1,44,000. I hope this question is clear.